अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लंदन में आपको कहूँगी खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये पूरा वीक इंतहाई खुशगवार गुजरा होगा और आज जुमे का दिन है ये भी आपका अच्छा गुजरा होगा। अब चूँकि शाम का आगाज़ हो चुका है तो ये भी आपकी अच्छी जा रही होगी और इवनिंग आपकी वाकई हकीकतन गुड और शानदार जा रही होगी। शो का हम शो में आज बहुत कुछ टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करनी है। एक स्पेशल गेस्ट भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं जो कि अमेरिका में मौजूद हैं और ख़ुसूसी तौर पर अमेरिकी इंतखाब को कवर करने के लिए अमेरिका तशरीफ़ लेकर गए थे। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद अब क्या कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, वहाँ पर जो अवाम है वो किस तरह से इस तब्दीली को देख रहे हैं, किस तरह से क्या राय रखते हैं। और अब तक जो ट्रंप की जानिब से नाम सामने आए हैं, ट्रंप की जानिब से जो टीम बनाई जा रही है, उन नामों के सामने के आने के बाद क्या उनका ख्याल है, बिलखुसूस जो वहाँ पर अरब कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो किस तरह से इन फैसलों को देख रही है। इन तमाम टॉपिक्स पे, इन तमाम उमूर पर उनके साथ बात करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के ऊपर नई जो अमरीकी हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ का क्या असर हो सकता है, क्या वो मुख्तलिफ होंगी, क्या वो डोनाल्ड ट्रंप के पिछले गुज़िश्ता दौर इक़्तिदार से मुख्तलिफ होंगी, या फिर नई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, या फिर पाकिस्तान में दिलचस्पी ली भी जाएगी या नहीं ली जाएगी। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट शिराज खान। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ कि अमेरिका का आपका ट्रिप जो है वो अच्छा गया होगा और काफ़ी आपने इन्जॉय किया होगा। ऑब्वियसली एक तारीखी लम्हा होता है अमेरिकी इंतखाब, दुनिया की सुपर पावर और उसमें फिर इक़्तिदार की जंग, ये सब आपने अपनी आंखों के सामने देखी। कुछ यादें, अपनी मेमोरीज ताज़ा करें जिस वक्त आप ये पूरे इस तारीखी लम्हे को विटनेस कर रहे थे, क्या कुछ आपने देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा, और हमारे जितने भी जानने वाले हैं उन सबको या सुनने वाले हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं इस्लाम चैनल पर, जहाँ जहाँ भी हमें सुना जा रहा है या फिर बाद में ये प्रोग्राम अपलोड भी होते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अ, एक तो ये कि बीइंग ए जर्नलिस्ट, आपकी नज़रें, आपकी एक सिनिकल अप्रोच होती है कि आप देखें जो सामने हो रहा है उसके पस पर्दा क्या हो रहा है। तो जहाँ मैंने मुलाकातें की, जहाँ मैंने इलेक्शन को देखा, वहाँ मेरे लिए खुद भी एक बड़ा तजर्बा था। अगर आप अमेरिका की बात करें तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हुए आपको ये एहसास होता है कि वहाँ का कल्चर कुछ हो रहा है, वहाँ की लोकेशन कुछ हो रहा है, वहाँ के लोग डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। वाशिंगटन को जब मैं वहाँ घूम रहा था, अपने लोगों से मिल रहा था या उनके इंटरव्यूज़ कर रहा था, इंटरेक्शन कर रहा था, ज़ाहिर है इस मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग प्यार भी करते हैं, बहुत सारे गिले भी शिकवे भी करते हैं। तो एक लर्निंग प्रोसेस था। बहुत सारी जो बातें हैं हम इस प्रोग्राम में आने वाले दिनों में शायद आस्ता आस्ता शेयर मैं करता रहूँगा, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने सुना। लेकिन let me say one thing before even we go too far, कि मेरे जितने भी 10 दिन यहाँ हो गए हैं, उसमें मैं जहाँ भी गया हूँ, यानी 4-5 स्टेट्स तो हो गई हैं। पाकिस्तानियों से या कश्मीरियों से जब मैं मिला हूँ, तो पहली बात तो ये कि हमारे ओवरसीज़ में या अमेरिका में बसने वाले पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के हालात के बारे में उनमें सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है कि आलिया दिनों में, इस पर मैंने लिखा भी है, आलिया महीनों में, आलिया सालों में जिस तरह मुल्क को रन किया गया, मुल्क को गवर्न किया गया, जिस तरह हमारी मईशत तबाह हुई, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई, सियासी अफरा तफरी बढ़ी, उससे उनमें एक गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और मायूसी पाई जाती है। और मुझे कहने दीजिए कि बरमला वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप से, इस मौजूदा हुकूमत से जो नॉन डिलीवरेंस है, उन्होंने डिलीवर नहीं कर पा रही है, वो कर नहीं कुछ पा रही है, उन पर अदम एतमाद का इज़हार कर रहे हैं।
اور یہ میرے لیے بینگ اے پاکستانی بہت بڑی فکر کی بات تھی، اور کہ ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف یا ریاستی اداروں کے خلاف اگر عوام باہر جو رہتی ہے، جو بلا معاوضہ پاکستان کی سفیر ہے، اس کے معاملات کو اس میں دلچسپی لیتی ہے، وہ ان کی شراز خان خبریں صاحب، میں آپ کو ایک ڈسکلیمر کے لیے یہاں پہ روکنا چاہوں گی. آپ بات کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی، خود بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے وٹنس کیا ہے، دیکھ لیں آج کل پاسپورٹس وغیرہ کینسل ہو رہے ہیں اور کافی سخت ایکشن لیے جا رہے ہیں. باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی جائیدادیں ضبط کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور جن کی بات ہو رہی ہے ان کی تو مدت ملازمت اب 5 سال کر دی گئی ہے، اس میں توسیع کر دی گئی ہے. اس پہ بھی میں کامنٹ لوں گی آپ کا. تو آپ دیکھ لیجئے گا. آپ کر رہے ہیں آپ یہ ساری باتیں، میں نہیں ہوں اس میں شامل. آپ کہہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے آپ کو یہ بتایا ہے. یہ دیکھیں، امریکہ میں جو پاکستانی ہیں میں وہ رپورٹ کر رہا ہوں، اور یہاں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، اگر وہ اس چیز کو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، آپ بھی، یہاں تو کمیونٹی بہت سمول ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلی اٹریکشن کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. امریکہ میں تو ہر اسٹیٹ میں ڈفرینٹ صورتحال ہے. تو یہ میں پوری سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان اداروں سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے، اور وہ مایوس ہے پاکستان کی حد تک کہ جس طرح پاکستان کو گورن کیا جا رہا ہے. اور اوورسیز پاکستانی ملک کا احساسہ ہوتے ہیں، اور اگر ہم خاص کر کے امریکہ کی بات کریں تو وہاں لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، اپنے لوگوں نے بہت پروگریس کیا ہے، اور یہ پاکستان کی زر مبادلہ کی صورت میں مدد کرتے ہیں. بلکہ پاکستان سے جب بھی کوئی ارباب اختیار آتے ہیں، وہ واشنگٹن ہو، وہاں ان کو پاکستانیوں کو ضرورت پڑے تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پر میں نے انٹرویوز بھی لوگوں کے، ظاہر ہے ہم مین اسٹریم میڈیا پر وہ چلا نہیں سکتے، اور ایک تو سول حکومت، ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور نمبر 3 جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ایک اور جا رہا ہے. بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ پچھلے حالیہ دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں یا پچھلے 2 سال میں جو واقعات ہوئے ہیں، کیا ہو سکتا ہے جو نوجوان آ رہے ہیں ان کے لیے تو سب کچھ نیا ہو، لیکن شراز خان صاحب آپ کے لیے تو یہ معاملات کچھ نئے نہیں ہونے چاہیے. ہم ایک گورنمنٹ کے بعد دوسری گورنمنٹ کو، دوسری گورنمنٹ سے پہلے والی گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں، لیکن اگر قیام پاکستان سے لے کر اب تک کی اگر تاریخ دیکھی جائے، مارشل لاز بھی لگتے رہے ہیں. اس سے ایک جمہوری وزیر اعظم جو ہیں، یہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تاریخ میں کہ ان کو پھانسی بھی دی گئی ہے، اور بھی سارے معاملات ہو. تو ایسا اب کیا ہو گیا ہے؟ اوبویسلی ان کے جو کنسرنز ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، ویلڈ ہیں، لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالیہ دنوں میں ہوا ہے. ہمیشہ سے ہی ایسا ہو رہا تھا. شاید اب ایکسس زیادہ ہو گئی، اوورسیز پاکستانی سوشل میڈیا کے ذریعے سے زیادہ اویئر ہو گئے پاکستان کے حالات سے، کیونکہ نئے حالات تو نہیں ہیں اور کسی نے بھی آ کے کچھ مختلف تو کیا نہیں ہے. عمران خان بھی آ کے یہی کرتے تھے، نواز شریف صاحب بھی، یا شہباز شریف صاحب، اب وہ بھی وہی تسلسل ہے. طاقت تو ایک ہی رہی ہے، عوام طاقت کا سرچشمہ. یہ تو صرف کتابوں میں ہی ہم نے پڑھا ہے، لیکن طاقت کا سرچشمہ کون رہا ہے پاکستان میں وہ سب کو پتہ ہے. دیکھیں، اس بات کو جسٹیفائی کرنا کہ الیکشن 2013 میں بھی رگڈ ہوئے، 2018 میں بھی ہوئے، 2008 میں بھی ہوئے، 90s کے الیکشن بھی ہو گئے، اور 2024 کے الیکشن جو ہوئے وہ بھی رگڈ ہی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اور اس بات کو جسٹیفائی کرنا کہ پہلے ایسا ہوتا رہا ہے تو اب ہو رہا ہے، تو اس میں نئی بات کیا ہے؟ دیکھیں، ایک جدوجہد ہے. ایک میں جب میڈیا کی بات کرتا ہوں تو مین اسٹریم میڈیا پر جس طرح لوگوں نے امریکہ میں عدم اعتماد کا اظہار کیا، ہمیں جو عزت ملتی ہے وہ اسی میڈیا کی وجہ سے ملتی ہے نا. لیکن وہ نہیں دیکھتے ہیں میڈیا، وہ چینل اپنے نہیں دیکھتے. انہیں پتہ ہے کہ یہ کنٹرولڈ بائی اسٹیٹ ہے، اس میں انڈیپینڈنٹ آواز نہیں ہے. اب دیکھیں نا، کوئی بھی حکومتی ارباب اختیار جو وزیر ہے، مشیر ہے، یا کسی پارٹی کا رہنما ہے، ان کی خبریں تو بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہیں، لیکن اپوزیشن جتنی بھی ہے اس کی جو خبریں ہیں وہ اس طرح نہیں چلتی ہیں. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک تضاد ہے، ایک کنٹرول ہے.
लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से इस वक्त अवेयरनेस ज़्यादा आई है। सोशल मीडिया ने जो रिवॉल्यूशन या इनकलाब लाया है, वो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लाया है, बल्कि ये अमेरिका के इंतखाबात में भी मैंने देखा है कि कितना पावरफुल है। अभी आपने जो अपना इंट्रो दिया है, उसमें आप ये देखें कि आप ये बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो काबीना है, जो ऑफिस अरेंजमेंट है, जो उनके सेक्रेटरी होंगे जितने भी, या जो व्हाइट हाउस को, कैपिटल हिल को जो जो मिनिस्ट्रियां हैं वो दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप ट्विटर फॉलो करें, तो वो ट्विटर पर उस शख्स की तस्वीर शेयर करते हैं अपने साथ जिनको उन्होंने तैनात करना होता है कि ये इस पोस्ट के लिए मैं नामजद कर रहा हूँ। आप जो मेरे वोटर हैं, सपोर्टर हैं या फॉलोअर्स हैं, वो इस पर अपनी राय दें कि यस और नो, इस शख्स को मैं अपना सेक्रेटरी खारजा लगाना चाहता हूँ, इसको मैं अटॉर्नी जनरल लगाना चाहता हूँ, आप इस पर बताएं कि आप क्या कहते हैं। तो वो राय भी आ रही है। जबकि पाकिस्तान के अंदर वो सोशल मीडिया जो ट्विटर है, वो एक्स है, वो बंद है। लेकिन अगर हुकूमती अरबाब इख्तियार को, वज़ीर दाखिला को, वज़ीर खारजा को, वज़ीर आज़म को या ISPR को कोई अपना बयान जारी करना होता है, तो वो भी वो इस पर करते हैं, ये जो ट्विटर है, ये एक्स पर शेयर करते हैं। अब आप देखेंगे आज ही जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि बगैर किसी कायद कवायद अखलाक उसके कानून के बगैर सोशल मीडिया को या मीडिया को उस तरह आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता। आप अंदाज़ा ये करें कि ये बात तो वो दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन लोगों को आज़ादी से, मैं देखे ना, मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ अमेरिका में, आप मुझसे सवाल कर रही हैं। पिछले आपने प्रोग्राम जब से ये मैं वहाँ गया हूँ, आपने वेरी फर्स्ट डे प्रोग्राम मेरे साथ किया। कहने का मकसद यह है कि मैं अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के चैनलों पर इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, और फिर मैं अमेरिका की पॉलिसियों के खिलाफ बोल रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोल रहा हूँ, इनकी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। ये आज़ादी है ना। देखिए, हर चीज़ तो मॉनिटर होती है, ये स्काई के जरिए है, ये जो भी लिंक हम यूज़ करते हैं, जूम है, ये जो भी लिंक से हम इंट्रो देते हैं, तो ये अगर आज़ादी ना हो बोलने की, तो फिर लोगों की आवाज़, लोगों की फ्रस्ट्रेशन वो जो है दब जाती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि बाज़ दफ़ा हुकूमतें खुद ही एहतमाम करती हैं, खुद ही जो प्रोटेस्टर होते हैं उनकी सपोर्ट करते हैं, ताकि वो अपनी एग्जाइटी, अपने गुस्से को निकालें और शिराज खान लोगों साहब, का रुझान भी हमें पता चले। मैं आपको इस ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अब आप मतलब डिस्कशन यहाँ पर चली ही गई है, तो इसके ऊपर हम मज़ीद बात भी कर लेते हैं। ऑल्दो कि मैंने ये सोचा था कि शायद बाद में किसी दिन आपसे ये बात करूँगी, लेकिन एक तो सबसे पहले ये ऐड कर दूँ कि जस्टिफिकेशन नहीं है माजी के हवाले देना, सिर्फ ये है कि आंखें इतनी देर से क्यों खुल रही हैं पाकिस्तानी कौम की, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद है या पाकिस्तान से बाहर है। सेकेंडली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट नुक्ता है, आपने कहा कि आज़ादी की बात कर रहे हैं। तनकीद तो पाकिस्तान में बैठ के लोग कर ही रहे हैं, हुकूमत पे भी करते रहे हैं, आर्मी चीफ्स के ऊपर भी करते रहे हैं, तनकीद तो होती ही रहती है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही आवाज़ें बंद करा दी गई हैं, लेकिन आज़ादी की हद कहाँ तक जाती है? पिछले दिनों भी आपसे इस शो में बात हुई थी, जब यहाँ पे पाकिस्तान के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनकी गाड़ी के पीछे लोग भागते हुए पाए गए थे, गाड़ी पे हमले करते हुए पाए गए थे। अभी पाकिस्तान के जो वज़ीरे दिफा हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो उनको लंदन में अंडरग्राउंड स्टेशन पे और ट्रेन में उनके ऊपर छुरी से हमला करने की उनको धमकी दी गई है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब पे जुमले कसे गए। क्या ये भी आप इसको आज़ादी कंसिडर करते हैं, या आपको लगता है कि ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी होनी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर आकर आपको कोई गाली दे रहा हो या फिर आपके सामने खड़ा होकर गाली दे रहा हो, क्या उसे हम आज़ादी में कंसिडर करेंगे, या फिर उतनी आज़ादी के हवाले से कोई ना कोई कानून साजी होनी चाहिए? एक पहली बात ये रह गई थी कि आपने कहा कि पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। जो पाकिस्तानियों में जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जिसका मैं इजहार कर रहा हूँ, वो फिर ना सिर्फ अमेरिका में है, बल्कि आप लंदन या UK या यूरोप की बात करें, ये सारी चीज़ें जिस पाकिस्तान में है वैसी बाहर के मुल्कों में भी देखी जा रही हैं। पाकिस्तान में ये है कि दर लिया जाता है, दबोच लिया जाता है, उठा लिया जाता है, मार दिया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं और रिपोर्ट बाज़ दफ़ा नहीं होती। और आपने कहा ना कि पहले भी होता रहा, तो अब क्या है
ये बैड टू वर्स की सूरत-हाल है। जो अभी हम विटनेस कर रहे हैं, ये ऐसा कभी हमने पाकिस्तान में नहीं देखा है। एक तो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस होता था। इसी तरह जो जुर्म करता था, एक जिस पर इल्ज़ाम था, उसको तो दीवार से लगाया जाता था, उसको रसां किया जाता था। लेकिन जो बाकी फैमिलीज़ के अफराद होते थे, वो इस स्टेट ऑपरेशन के या स्टेट जो ऑपरेस का एक निज़ाम या जो तरीक़ाकार चल पड़ा है, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं सेपरेटली, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जहां तक मायूसी की बात है, ये पासपोर्ट कैंसिल करने की खबरें भी इसी के अंदर शामिल हैं। हम कादर मंदोखेल पीपल पार्टी वाले को हमने कोट किया था, ख्वाजा आसिफ को कोट किया था। हमने कि उन्होंने हमारे बारे में क्या रिमार्क्स दिए थे, यही कहा था ना, यानी कि जो ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, इनकी लॉयल्टी वहां से है और ये यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आकर ये अपने माँ बाप की जो जायदादें हैं उनको जब दफनाने आते हैं, दफनाकर उनकी जायदादों पर हाथ साफ करके पैसे लेकर चले जाते हैं। यही कहा था ना इन्होंने। तो बेसिकली जब आप पाकिस्तान के अंदर आज़ादी से, यहाँ तो यह है कि निज़ाम है, आपने रिपोर्ट किया, एक निज़ाम है कि आपने पुलिस को बुलाया, आपने प्रॉपर तरीकाकार अख्तियार किया, और यहाँ किसी भी शख्स के खिलाफ उनको उसको गालियां देना, वर्बली गालियां देना या उनको कोई वार्निंग देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वीडियो मैंने देखी है नीलम साहिबा, वो ये है कि ख्वाजा आसिफ रेडिंग जा रहे थे, मुझे ये बताया गया है वहां लंदन से, चूंकि मैंने खुद कल इसके ऊपर प्रोग्राम किया है। तो वो किसी शख्स से टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। ये भी अब देखना है कि अंडरग्राउंड में वो फोन किस तरह काम कर रहा था, या वो रेडिंग जा रहे थे, वो बड़ी उस दूसरी ट्रेन में थे जो फास्ट ट्रेन होती है, आपको पता, वो अंडरग्राउंड तो नहीं है। तो उनको कोई आदमी ये कह रहा है, जब वो उनको ले जाने लगा, कोई दूसरा आदमी बाहर निकालने लगा, तो एक आदमी ये कह रहा है कि इसको लेके चले जाओ, चूंकि कोई इसको छुरी मार देगा। फिर उसके बाद वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है। तो देखना ये है कि हम इसको ग्लोरीफाई नहीं करते, हम इसकी मजम्मत करते हैं। वो जैसे कैसे भी जीते हुए हैं, जो भी हैं, वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तानी है। अगर वो डिफेंस मिनिस्टर ना भी हो, तो कोई आम पाकिस्तानी विजिटर जो है, वो अगर कहीं घूम रहा हो या कहीं चल रहा हो, या किसी जगह उस पर हमला होता है या लोग उसको गालियां देते हैं, तो ये हम इसकी सपोर्ट नहीं करते, उसकी मजम्मत करते हैं, और ऐसा माहौल होना नहीं चाहिए। लेकिन ये तलखियां है ना, अब देखें, ये तलखियां हैं जो पाकिस्तान से अब्रॉड ट्रेवल हो रही है, वहां तो ये नहीं कर सकते शिराज ना, खान तो साहब, लेकिन ये वो तलखियां काजी ज़रूर फाइज का हैं। मैं आपसे ये सिर्फ बड़ी माजरत के साथ थोड़ा सा जी, डिसएग्री करूंगी। तलखियां ज़रूर हैं, लेकिन तलखियां जहां उनके पास पावर है, उन्होंने अपने मर्जी की कानून साजी कर ली। यहाँ पर इसका मतलब जो वहाँ पे कोई पाकिस्तानी घूम रहे थे, उनके पास पावर थी, उन्होंने अपनी पावर का मिस यूज़ ऑफ पावर जो है वो सबके लिए गलत है। वो आज़ादी में नहीं आता। यहाँ पे भी ऑफ कॉम के अपने उसूल हैं। यहाँ पर भी मीडिया बिल्कुल फुली आज़ाद नहीं है। यहाँ पर भी नाइजल सही। फराज के ऊपर किसी ने मिल्क शेक फेंका तो उनको सज़ा हो गई। तो आप नहीं कर सकते किसी को वर्बली अब्यूज सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पाकिस्तान में कोई ऐसी कानून साजी की है या किसी प्रोटेस्ट पे पाबंदी लगाई है, या कोई कह रहे हैं कि पासपोर्ट्स ऐसे लोगों के वो कैंसिल कर देंगे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में यहाँ पे मुलविस हैं। उनके गलत इकदाम अपनी जगह, लेकिन आप मॉरली इतना गिर नहीं सकते कि आप वहां पर उनकी इज्जत तो खराब कर रहे हैं, मुल्क की इज्जत भी खराब होती है ऐसे कामों की वजह से। 101% करेक्ट। मैंने कहा हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्या, अगर जिस शख्स ने ये बातें कही हैं, पुलिस को ये देखना है कि ये एक तंबी थी या एक वार्निंग थी या एक सुजेशन थी, क्योंकि लंदन में आपको पता नाइफ क्राइम्स तो होते हैं। और अगर किसी शख्स ने ये कह दिया कि इसको ले जाओ कि यहाँ
जो है वो लोग छुरी मार देगा कोई इसको, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या उस जुर्म में भी आता है या नहीं आता है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेट, हमें तो वो क्लिप मिला है ना, जो क्लिप रिकॉर्ड हुआ है, इसके अलावा क्या बात हुई जा रहा है, पुलिस इस पर जब अभी रिपोर्ट हो ही गई है, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगा और लॉ विल टेक इट्स ड्यू कोर्स, जो कुछ भी है वो वैसे ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अगर बाद में पाकिस्तान हाई कमीशन को इन्वॉल्व करके वहां जाकर रिपोर्ट करते हैं मेट पुलिस को, तो वो पहले उनकी कस्टडी में क्यों नहीं थे? क्योंकि जबकि हमारा सफारत खाना पूरे का पूरा एंगेज होता है जब यहाँ कोई वीआईपी मूवमेंट होती है, वो आर्मी का कोई अगर कोई आए तब भी, वो अगर कोई सिविल आए तब भी। लेकिन मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब, हमने ये डिस्कस किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कब डिस्करेज किया कि यहाँ मुस्लिम लीग नून के लोग एवन फील्ड हाउस के बाहर ना आए, या कब उन्होंने ये कहा कि आप मुजाहरा ना करें, आप काउंटर जो है वो किसी के ऊपर अटैक ना करें। यहाँ पर जब पासपोर्ट की धमकियों की बात आती है तो ये प्रोवोक करते हैं लोगों को कि 150 या 200 लोग होंगे और पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो लोग यहाँ, आपको पता है कि वो सिफारिश का या उस तरह का की इजाजत नहीं मिलती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आजादी से कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का माहौल जो है इन लीडरों को खुद ही खत्म करना चाहिए ना, इनको खुद ही अपने वर्करों को भी मना करना चाहिए। और अगर आप आते हैं तो आप सरकारी अपने प्रोटोकॉल में, चूंकि आपकी हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर आई हुई है, वो वहां पर उनको भी वर्कर्स कन्वेंशन में खिताब करती हैं या मियां साहब खिताब करते हैं, तो वहां पर भी प्रोटेस्ट होता है, फिर साथियों के साथ भी उनकी बदतमीजी होती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि मैंने क्यों जाना छोड़ा हुआ है कि कोई इज्जतदार आदमी वहां जा नहीं सकता, कि देखने वाले फॉरगेट अबाउट जो प्रोटेस्ट में क्या होगा आपके साथ, ये प्रोटेस्ट करने वाले या काउंटर प्रोटेस्ट करने वाले या डिफेंड करने वाले क्या करेंगे, वहां पर जो लोग देखने वाले हैं, जो हमें ऑब्जर्व करने वाले हैं, जो नेबरहुड में है वर्ल्ड फील्ड के या पार्क लेन के या हुसैन नवाज का दफ्तर कुछ एक मील के फासले पर वहां से है, वो क्या सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में? तो एक किसी की प्राइवेसी, किसी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जाकर ऐसा करना मेरे ख्याल में बिल्कुल ही गलत बात है। और ये शुड स्टार्ट, देखें ना, मियां साहब अगर जाती उम्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वर्कर कन्वेंशन से खिताब करें, ठीक है, वेम्बली स्टेडियम बुक करवाएं, सारे पाकिस्तानियों को बुलाएं, ब्रेडफोर्ड में करें, लूटन में आ जाएं, मैनचेस्टर में आ जाएं, बर्मिंघम में आ जाएं, आवाम से खिताब करें। चीफ मिनिस्टर आई हुई है, वज़ीर आला आते हैं, डिफेंस मिनिस्टर आता है, तो लोगों को आने दें, अपनी बात सुनाने दें, वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, समझाएंगे भी, और आपकी मुखालफत भी कम हो जाएगी। तो अवाम में जाए, जाकर बात करें। अब मसला तो यही है कि बाद में रिपोर्ट करने के बजाय पहले रिपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन बहरहाल शनाज खान साहब, लेकिन वो अपने निजी दौरे पर थे, वो यहाँ पर सिफारती दौरे पर नहीं आए थे, शायद इस वजह से उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया होगा। आपने कहा कि एहतजाज करने दें, यहाँ पर तो एहतजाज हो ही रहा है एवन फील्ड के बाहर, कब एहतजाज नहीं हुआ? सब बातें भी होती रहीं, लग़्व बातें भी होती रही हैं। ये तो अब जब एक एक किसी को अकेले कोई आपको नज़र आ गया, हिना परवेज़ भट्ट वो आई थी, वो किसी को तन्हा अपने बेटे के साथ नज़र आ गई थी, उनके ऊपर भी ऐसे ही एक अटैक किया गया था वर्बल अब्यूज़ का। अब ख्वाजा आसिफ अकेले दिख गए, उनके ऊपर भी यही किया। ये आई थिंक ये फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। पाकिस्तान के सफ़ीर हैं पाकिस्तानी यहाँ पर, ठीक है कि वो ब्रिटिश नेशनैलिटी उनके पास आ गई है, लेकिन फिर भी एक पासपोर्ट पाकिस्तान का वो अपने साथ रखते हैं, तो उन्हें मुल्क की इज़्ज़त का थोड़ा तो पास रखना पड़ेगा कि हुकूमती शख्सियात से उनको मसला हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा काम या ऐसी धमकी या किसी को ये कह देना कि चाकू से यहाँ पर हमले होते हैं, इसको किसी सूरत डिफेंड नहीं किया जा सकता। दोस्त, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं ये सुजेस्ट बल्कि करूंगा, अगर आपने एहतजाज करना है तो पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर करें, जो पाकिस्तान की हुकूमत का सफारत खाना है। आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो इजाजत लें और वहां जाकर प्रोटेस्ट करें, जैसे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के हवाले के बाहर हुआ, बहुत अच्छा बड़ा मुजाहरा हुआ, पुरअमन हुआ। पुरअमन रहना चाहिए, लेकिन अपनी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो यानी करते वक्त आपको मुल्क की और कौम की इज्जत का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। और जी। ये सारे पाकिस्तानी हैं,
मैं ये कहना हमें चाह रहा हूँ कि जो बहुत माज़रत के मुस्लिम साथ लीग मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से आप अपनी गुफ्तगू को ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि बड़ा अहम मैसेज है जो आप दे रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कुछ बात हो रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, और ये भी बात इसमें भी कोई शक नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क से बड़ी गहरी मोहब्बत रखते हैं, और बहुत सारा ज़र मुबादला रेमिटेंसेस की फॉर्म में पाकिस्तान भी भेजते हैं, जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को सपोर्ट भी करता है और मुल्क से मोहब्बत भी करते हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं, और सिर्फ चंद ही ऐसे लोग हैं जिनकी इंडिविजुअल एक्ट्स की वजह से पूरी कम्युनिटी को बातें भी सुनना पड़ती हैं। इसी पे हम बात कर रहे हैं, और बिलखुसूस अमरीकी इंतखाब और उसके बाद की सूरत हाल, इसके ऊपर हम तज्जिया जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी शिराज खान हमारे साथ ही है। शिराज खान साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिए। हमें जल्दी से ब्रेक पर जाना पड़ा था, और तल्ख कलामी की माजरत, क्योंकि आपने कहा कि आज़ादी इजहार राय, उस पर कोई कदगन नहीं लगनी चाहिए। वो सिर्फ आप कह रहे थे पाकिस्तान में लग रही है, तो आपने आप बिल्कुल बात आपने करें अपनी। आपने बिल्कुल कोई तल्ख बात नहीं की है। आपके सवाल जो होते हैं, एक लेट मी एजुकेट पीपल के जो साथ जो एंकर होता है, उसके सवाल उसके अपने नहीं होते, बल्कि वो पब्लिक की बिहाफ पर जो उनके जनों में होता है वो सवाल कर रहे होते हैं। तो अपनी ख्वाहिशात कुछ और होती हैं, उसका आदमी एग्री भी हो, बट अदरवाइज क्वेश्चन करने पड़ते हैं, चूंकि ये पब्लिक के सेंटीमेंट होते हैं, वो जो आपके नैरेटिव से इत्तेफाक नहीं करते, तो ये तो रेलेवेंट बनता है। मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तानियों की हालत क्या है, वो क्या सोचते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं बताया कि मेरी उनके साथ क्या बात होती है। मेरी बात ये है कि ये हमारे आबा और अजदाद ने बड़ी कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया था, और हमने हासिल किया था कि यहाँ पर हम रहेंगे आज़ादी से, अपने फैसले खुद करेंगे, अपना एक घर होगा, अपना एक मुल्क होगा, अपना एक झंडा होगा। उस झंडे के साथ हम अपनी जिंदगियां गुजारेंगे, फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, इंटरनल मामला दुरुस्त करेंगे, हम मुसलमान है, भाईचारे का माहौल पैदा करेंगे। लेकिन ये मेरा जो नुक्ता नजर है, और ये जो लोग पहले आते रहे, इसको गवर्न करते रहे, जिसका इब्तिदा में आपने जिक्र किया, वो अब नहीं है। सदा बादशाही अल्लाह की है, मुल्क ने कायम और दायम रहना है। तो ये जो मेरा आगे से नैरेटिव होता है, ये नैरेटिव है कि जो मुल्क के लिए है, क्योंकि आई फील माई सेल्फ के एक साफी से बढ़कर एक पाकिस्तानी की हैसियत से आपको लोगों से जब अट्रैक्शन होता है, तो उनको बताना पड़ता है कि सब्र करना पड़ता है। ये जो शोल्डर आज मौजूदा हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, ये माजी में ये शोल्डर पहले भी ये दूसरे भी इस्तेमाल करते रहे हैं, ये किसी के लिए परमानेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि सब्र से काम करना पड़ेगा। अब एक और जो दो खबरें मैंने आपके साथ अमेरिका के हवाले से शेयर करनी है, जो कि मैं उसमें फिर हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। एक तो ये हुआ इस दफा, पाकिस्तानी जो अमेरिकन पाकिस्तानी है, उन्होंने अपनी मौजूदगी का, अपने वजूद का पहली बार इन इलेक्शन में एहसास दिलवाया है। वो एहसास इसलिए दिलवाया है कि इनको चाय भी ऑफर की जाती थी, इन पाकिस्तानियों को लिफ्ट भी ऑफर की जाती थी, लेकिन ये जब भी इलेक्शन होते थे, ये इलेक्शन में नहीं जाते थे। अगर घर में 10 बंदे हैं तो कोई एक वोट दे के आ जाएगा, लेकिन ये पहली बार हुआ उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि पाकिस्तानियों ने अपनी मैक्सिमम वोट्स जो है वो दिए हैं, न सिर्फ वोट्स दिए हैं बल्कि वो इलेक्शन में खड़े भी हुए हैं, और किसी न किसी सेनेटर से उनका अट्रैक्शन हुआ है, किसी न किसी कांग्रेसमैन से, उसके उम्मीदवार से वो नजर आए हैं बैनर लगाकर, डोनाल्ड ट्रंप के या किसी जमात के या रिपब्लिकन के। चूंकि ये सिर्फ हम समझ रहे हैं कि सदारती इंतखाबात थे, या सदारती इंतखाबात नहीं थे, ये थे तो सदारती इंतखाबात जिसको दुनिया डिस्कस कर रही है, लेकिन इंटरनली इनकी पार्लियामेंट के भी इंतखाबात थे जो
35 अरकान है, इसमें से 34 जो है वो सेनेटर के भी इंतखाबात थे, यानी 50 स्टेट्स के हर स्टेट के 2-2 सेनेटर है। हमारे यहाँ तो सेनेटर या तो पैसा देकर बनता है या वो फिर फंडर होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर बात करें, बल्कि यूके की अगर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन होते हैं, ये तो पार्टियां एक प्रिविलेज देती हैं, किसी को लॉर्ड बनाती हैं, पीयर्स बनाती हैं। वहां पर अवाम की वोटों से 100 सेनेटर जो है मुंतखब होते हैं, और सब जगह ये कौंसलों के इलेक्शन थे। हमारा एक हाफिज़ कुरान ये रोड आइलैंड है, इमाम मस्जिद है, शाहजेब राजा उसका नाम है, वो वहां से इमाम मस्जिद है, हाफिज़ कुरान है, फुल टाइम उसकी जॉब है, वो सिटी काउंसलर बना है। ये छोटी स्टेट है रोड आइलैंड जो है। तो आप ये देखें कि उस इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तानियों की प्रेजेंस नजर आई, उसके फायदे बहुत हैं। फायदे ये है कि अभी सिर्फ अगर हम सेनेटर की बात करें, अगर आप अमेरिका में रहते हैं तो अगर किसी पार्टी को, किसी सेनेटर को $5,000 आप देते हैं और आप ये कहते हैं कि मैं पार्टी को $5,000 दूंगा, आप हमारे फंक्शन में आए, ये कश्मीर का फंक्शन है या पाकिस्तान का फंक्शन है, तो लाजमी तौर पर आपके उस प्रोग्राम में, उस फंक्शन में आ जाते हैं। अभी रिसेंटली अगर पीटीआई की बात करें तो उन्होंने 1,60,000 अपनी मेंबरशिप रिसेंटली की है, यानी इतने उन्होंने डॉलर जो है वो इकट्ठे किए हैं, सिर्फ मेंबरशिप जो पेड उनकी है। तो आप ये समझ लें कि अगर वो 32 कांग्रेसमैनों को 160 में $160,000 में वो डोनेट करना चाहें तो 32 कांग्रेसमैन उनके प्रोग्राम में आ सकते हैं, सेनेट में आ सकते हैं, वो उनके लिए आवाज उठा सकते हैं। इसी तरह कश्मीर के जो लोग हैं वो भी, अब उनमें ये शऊर आ गया कि चूंकि वो पाकिस्तान के हालात से कदरे मायूस है, जिस तरह आर्टिकल 370 के अब्रोगेट हो गया, पाकिस्तान अपने इंटरनल मामलात में उलझ गया, पाकिस्तान की मैशत तबाह हो रही है, सियासत में ठहराव नहीं है, अदारे देख लेना। शहराज खान साहब, ये अच्छी बात है कि अब लॉबिंग पाकिस्तान ने भी सीख अच्छा, लिया। अरे एक मिनट, आप देख लें कि हमारे जो है वो जज 17 होते थे, अब 34 जज हो गए हैं। तो ये लोग ओवरसीज पाकिस्तानी तो देखते हैं ना ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता था, अब 2 हो गए। अब जजों को भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा केस हमारे डोमेन में आता है और कौन सा हमें इस केस को देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए। कि अमेरिका में सिर्फ 9 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यूके में 12 जजेस हैं, और हमने पाकिस्तान में 34 जज कर दिए। और इन 34 जजों की जो तनख्वाहें हैं, जो टीएडी है, जो इनकी कोर्ट रूम्स है, जो फैमिलीज के अखराजात हैं, वो अपनी जगह है, वो डबल हो गई हैं। जिसको 60 मिलते थे उसको 60,000 मिलता था, उसको 3-3.5 लाख रुपया उन्होंने कर दिया है। अभी जो जुडिशरी है वो लोअर जुडिशरी पे लाउड है, वहां केसों के फैसले होने चाहिए। जो शहराज खान साहब, हम कैसे मवाजना करें पाकिस्तान का अमेरिका और बरतानिया से? अभी आईनी बेंच जो फैसले सुन रहा था उसमें एक दरखास्त आई हुई थी कि पाकिस्तानियों की शादियां रुकवाई जाएं बैरून मुल्क खवातीन के साथ, कि दूसरी जो नेशनैलिटी की खवातीन, इस तरह की तो दरखास्तें आती हैं और उसी में टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए जो रियल इशूज़ हैं वो आते ही नहीं है उनकी बारी। इस अब अच्छा है कि जजेस ज़्यादा हो गए, कम से कम ये छोटी छोटी दरखास्तें, फिर जज साहब ने उनको जुर्माना भी किया है कि ऐसे ऐसे मसले तो उठा के ले आते हैं पाकिस्तानी। अब कैसे मवाजना करें इन मसलों का, इन केसेस का अमेरिका या बरतानिया से? नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर हम किस चीज़ की मिसाल दें? या तो इंडिया की मिसाल देनी चलती है। मैं आपको कहता हूँ कि यूएई या सऊदी अरब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, और आपने FISC बनाई हुई है, 1 विंडो ऑपरेशन है, तो $100 100 बिलियन जो यूएई के शेख हैं वो दुबई वो इंडिया में खर्च कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या आया, तलोर का वो शिकार करने आते हैं, चले जाते हैं रहमियार खान इधर उधर। तो हमारे यहाँ क्या आया है? मतलब बात ये कि हमें कंपेयर तो करनी पड़ती है ना। सारी दुनिया की लड़ाई तालिबान से थी और हम उनके दोस्त बने हुए थे। अब अमेरिका और इंडिया उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम उनके साथ हमने उनको दुश्मन बनाया हुआ है। तो हम किधर जाएं? आप बताएं, मिसालें ना दें तो हम क्या करें? ये वो चीजें हैं
देखिए, ये वो चीज़ें हैं, आप और मैं अगर अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं, अपनी नींद हराम कर रहे हैं, अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? हमने तो यहाँ मरना है, जीना है, ज़ाहिर है उन लोगों के लिए करना है जो पाकिस्तान के अंदर हैं, उनकी नस्लें अभी मैं जो आपके प्रोग्राम में थे डॉक्टर सैयद अली नकी साहब, उनकी वाइफ का मैंने एक इंटरव्यू किया है, जो बिल्कुल समाजी वर्कर है। वो 40 साल वो प्रोफ़ेसर थी, कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी की 40 साल गुज़ारने के बाद वो अमेरिका में सेटल हुई, तो मैंने जब उनको इंटरव्यू किया तो वो ये कहने लगी कि मुझे पहले रिग्रेट होता था कि मैं पढ़ी-लिखी खातून हूँ, वहाँ से यहाँ आकर मैं किस तरह एडजस्ट करूँगी। लेकिन आज 40 साल के बाद सब कुछ होने के बावजूद ये मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कहती हूँ कि वो बच्चियाँ और बच्चे जो पाकिस्तान में हैं, अगर वो पढ़े लिखे हैं, उनको चांस मिलता है, तालीम के लिए बाहर निकलें, शादियाँ करें, काम के लिए बाहर निकलें, पाकिस्तान से निकलें। मैंने कहा खुदा का खौफ करें, तो बाकी हमारे साथ पीछे कौन रह जाएगा? यही लाट जो जागीरदारों, सरमायादारों के बच्चे हैं, वही मुल्क रन करेंगे, हमारा ब्रांड नहीं ट्रेंड होगा। उसने कहा पाकिस्तान में कुछ नहीं है, मैं जाती रहती हूँ। हमारी जो शादियों की आपने बात की है, वो खातून ये कहती है कि हमारी शादियों में पाकिस्तान में उन्होंने कहा मैंने अपनी बेटी की शादी की, हमारी शादियों में वहां पर जो कुछ होता है ये ना हमारे इस्लाम के ऐन मुताबिक है, ये रस्मात, ये सारी चीजें ना ही हमारे कल्चर से मुताबिकत रखती हैं। ये चीजें कहाँ से आई हमारे पाकिस्तान में? ऐसी तो हम शराज एम्बेरस खान होते हैं साहब, आपकी अमेरिका में अगर हमारी बातें, शादी उनके हो। गिले शिकवे, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस बिल्कुल बजा हैं, वैलिड हैं, लेकिन बात यह है कि इस तरह तो हर मुल्क में कुछ ना कुछ हो रहा है। अमेरिका में भी कैपिटल हिल पे हमले हुए, यहाँ बरतानिया में भी लोग अपनी हुकूमत से गिला शिकवा करते दिखाई देते हैं। सैटरडे को मिलियन मार्चेस होते हैं, वो कहते हैं हमारी हुकूमत जो है वो कंप्लिसिट है जेनोसाइड में। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो, इंडियन सब कहते हैं हमारा तो सेकुलर, वो जो एक इमेज था सेकुलर इंडिया का, वो ही मोदी ने ख़राब कर दिया। हर मुल्क में मसले तो हैं, अब कोई ये तो नहीं कहता अपना मुल्क जो आना चाहता है, अब किसी भी वजह से वो आए, जो वहाँ रहना चाहता है उसकी हौसला शिकनी ना करें कि ये अब रहने के काबिल नहीं है। मसले हैं, उन मसलों को ठीक किसने करना है? अगर सारे पढ़े लिखे यहाँ आ जाएंगे तो पीछे कुछ तो रहने दें, हो सकता है किसी ना किसी दिन उनके हाथ इक़्तिदार तक पहुँच ही जाएं और वो कुछ बेहतर ही कर लें। तो खैर ये मसला तो ये बताएं अच्छा, कि जो ये अच्छा ठीक है, मिडल ईस्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपने वो जंग की बात किया, तो डोनाल्ड ट्रंप से क्या तवक्को है? अगर आप चाहें तो सवाल कर सकती हैं, जी जी, मैं जवाब दूं। मैं यही सवाल करने वाली थी कि जो एक रिपोर्ट है, अगर आपकी इजाज़त हो वो दिखा लेते हैं कि प्लीज। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई टीम बनाई है, उनके पाकिस्तान, मिडल ईस्ट और ईरान के बारे में और चाइना के बारे में क्या ख्यालात हैं, या उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनकी प्रोफाइल्स क्या हैं, वो दिखाते हैं रिपोर्ट में और फिर आके इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे दौरे सदारत के लिए अहम ओहदों पर तैनातियां करनी शुरू कर दी हैं। मुबस्सरीन इन फैसलों को मद्देनजर रखते हुए इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिपब्लिकन सदर की जनूबी एशिया, मशरिक़ वस्ता और खुसूसन पाकिस्तान के लिए क्या पॉलिसी होगी। ट्रंप की टीम में ऐसी कई शख्सियात शामिल हैं जो माजी में जनूबी एशिया, खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया और मशरिक़ वस्ता के हवाले से अपने नुक्ता नज़र के बाइस खबरों में रहे हैं। पहला नाम है मार्को रूबियो का। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर ने सेक्रेटरी खारजा के अहम ओहदे के लिए सेनेटर मार्को रूबियो को नामजद किया, जो कि माजी में ट्रंप के मुखालिफ रहे हैं, लेकिन उन्हें खारिजा पॉलिसी उमूर का एक माहिर समझा जाता है। जुलाई में सेनेटर मार्को रूबियो उस वक्त भी खबरों में आए थे जब उन्होंने अमेरिकी सेनेट में इंडिया की हिमायत और पाकिस्तान की मुखालिफत में एक बिल मुतारिफ करवाया था। इस बिल का नाम अमेरिका इंडिया दिफाई ताउन एक्ट था, जिसका मकसद दोनों ममालिक में दिफाई शराकत दारी को बढ़ाना था ताकि इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन की बढ़ती हुई जारहियत को रोका जा सके। इस बिल में कहा गया था कि इंडिया को दरपेश खतरात के पेश नज़र इसे सिक्योरिटी ताउन मुहैया किया जाए और उसके साथ दिफाई, सिविल स्पेस, टेक्नोलॉजी और माशी सरमायाकारी के शोबे में भी ताउन किया जाए। मार्को रूबियो के बिल में तजवीज़ पेश की गई थी कि टेक्नोलॉजी की मुंतकिली के हवाले से इंडिया के साथ वही रवैया इख्तियार किया जाए जो कि अमेरिका, जापान, इसराइल, कोरिया और नेटो इत्तेहादियों के साथ रवा रखता है। इस बिल में पाकिस्तान का जिक्र भी था और कहा गया था कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए इंडिया के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर कांग्रेस में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। सेनेट की वेबसाइट पर मौजूद बिल में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने में मुलव्विस पाया जाता है तो इसे सिक्योरिटी के एतबार से मदद ना फराहम की जाए। पाकिस्तानी हुकाम माजी में बारहा दहशतगर्दी की माली मुआवनत जैसे इल्जामात की तरदीद कर चुके हैं।
मार्को रूबियो ईरान के हवाले से भी सख्त मौक़िफ़ रखते हैं और वो पाकिस्तान के पड़ोसी को दहशतगर्द मुल्क भी करार दे चुके हैं। रवां बरस इसराइल पर ईरानी हमलों के बाद मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि इसराइल को ईरान को वैसा ही रद्द-ए-अमल देना चाहिए जैसा अमेरिका देता अगर किसी मुल्क ने इन पर हमला किया होता। ट्रंप के नामजद करदा सेक्रेटरी खारजा हमास के खिलाफ इसराइली कार्रवाइयों की भी हिमायत करते नजर आए हैं। मार्को रूबियो पाकिस्तान के करीब तरीन इत्तेहादी चीन के हवाले से भी इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। रवां बरस सितंबर में उन्होंने अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में छपने वाले अपने एक मजमून में लिखा था कि चीन अमरीका का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता मुखालिफ है। इसी बरस वो एक्स पर भी लिख चुके हैं कि कम्युनिस्ट चीन जमहूरी ममालिक का ना अभी दोस्त है और ना कभी हो सकता है। माइक वॉल्ट्ज फ्लोरिडा के रुकने कांग्रेस माइक वॉल्ट्ज को कौमी सलामती के मुशीर के ओहदे के लिए नामजद किया गया है। 50 बरस के माइक वॉल्ट्ज अमरीकी फौज का हिस्सा रहे हैं और कई बार अफगानिस्तान, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में भी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। गुज़िश्ता बरस एक इंडियन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बात की थी। उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी खारिजा पॉलिसी का हिस्सा नहीं हो सकती, चाहे वो लश्कर तैयबा हो या दीगर दहशतगर्द गिरोह, ये नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को इससे आगे बढ़ना होगा और हम इन पर सही समत इख्तियार करने के लिए दबाव डालते रहेंगे। जबकि पाकिस्तानी हुकाम माजी में भी बारहा इन इल्जामात की तरदीद करते रहे हैं। सदारती इंतखाब से पहले रवां बरस जुलाई में फ्लोरिडा पॉलिटिक्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा था कि हमारे एक सदर थे जिन्होंने नाम निहाद दौलत इस्लामिया को शिकस्त दी थी, ईरान को तोड़ दिया था, हमेशा इसराइल और दीगर इत्तेहादियों के साथ खड़े रहे और चीन को उसके किए पर भरपाई करने पर मजबूर किया। तुलसी गैबार्ड नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने साबिक रुकने कांग्रेस तुलसी गैबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नामजद कर दिया है। तुलसी गैबार्ड अमरीकी फौज में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल भी खिदमात सर अंजाम दे चुकी हैं और ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक वो इस दौरान मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका में भी तैनात रहीं। माजी में तुलसी गैबार्ड भी पाकिस्तान पर तनकीद करती हुई नजर आई हैं। 2017 में उन्होंने पाकिस्तान पर उसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्जाम आयद किया था। उस वक्त कलअदम जमात अल दावा के सरबराह हाफिज सईद के एक मुकदमे पर रिहाई पर भी तुलसी ने पाकिस्तान पर तनकीद की थी और कहा था कि हाफिज सईद मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड थे जिनमें 6 अमरीकियों समेत सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। मार्च 2019 में उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पर तबसरा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें फराहम करता रहेगा, दोनों ममालिक के दरमियान तनाव रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तानी रहनुमा इंतहा पसंदों और दहशतगर्दी के खिलाफ उठ खड़े हों। जॉन रैटक्लिफ को बतौर सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का सरबराह नामजद किया गया है। रैटक्लिफ ट्रंप के पहले दौरे सदारत में नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह भी रह चुके हैं। उनके बारे में मशहूर है कि वो चीन और ईरान के हवाले से सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। दिसंबर 2020 में द वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक मज़मून में उन्होंने लिखा था कि इंटेलिजेंस बहुत वाज़ेह है, बीजिंग इक़्तिसादी, अस्करी और टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका और पूरी दुनिया पर बरतरी चाहता है। उन्होंने दावा किया था कि चीन की बड़ी कंपनियां अपनी सरगर्मियों की आड़ में चीन की कम्युनिस्ट हुकूमत के लिए काम करती हैं। 2020 के सदारती इंतखाब से कबल बतौर नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह रैटक्लिफ ने ईरान पर डेमोक्रेटिक वोटर्स को धमकी आमेज ईमेल्स भेजने का इल्जाम लगाया था ताकि मुल्क में बेअमनी फैलाई जा सके। अमरीकी सियासत और पॉलिसी साजों पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकारों और मुबस्सरीन का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की हलफबर्दारी से पहले वाज़ेह तौर पर यह कहना मुश्किल होगा कि वो किस मामले पर क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। ताहम अक्सरियत का मानना है कि पाकिस्तान नए अमरीकी सदर की तरजीहात में शामिल नहीं है। दूसरी जानिब नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरावानी से मुलाकात की है। एलन मस्क और अमीर सईद इरावानी के दरमियान मुलाकात 1 घंटा जारी रही, जो कि खुफिया मकाम पर हुई, जिसकी इत्तला बाइडन इंतजामिया को भी नहीं थी। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने इस मुलाकात की तरदीद की है। डोनाल्ड ट्रंप के कम्युनिकेशन डायरेक्टर का कहना है कि वो इस निजी मुलाकात पर कोई तबसरा नहीं करेंगे जो शायद ना भी हुई हो। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के दौरान ईरान पर मज़ीद पाबंदियां आयद की थीं। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम बनाते जा रहे हैं। पॉलिसीज़ क्या बनाएंगे इसके हवाले से कुछ भी कहना कबल इस वक्त है, लेकिन जो लोग सामने लेकर आ रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत कुछ कहता है। शिराज खान साहब हमारे साथ ही। शिराज खान साहब, बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आखिर में आप इस पर ज़रूर कमेंट करें कि ये जो जितने भी नाम हैं अभी तक, चाहे वो मार्को रूबियो हो, चाहे वो माइक वॉल्ट्ज हों, तुलसी हों, जॉन रैटक्लिफ हों, ये सब नाम एक ही एजेंडे पे इनका लग रहा है कंसेंसस है कि वो एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान, एंटी ईरान
اور پرو اسرائیلی سینٹیمنٹ ان میں کامن فیکٹر دکھائی دے رہا ہے، تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں تو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو، اور لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان پہ کوئی مثبت اثر پڑنے والا ہے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے آنے کا۔ میرے خیال میں ہمارے پاس تو چوائسیز بالکل کوئی نہیں ہے، اور ہم سے وہ توقع بھی کوئی نہیں کرتے ہیں، اور ہمارا جو ریکارڈ پاکستان کا امریکہ ریلیشن شپس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود اس طاق میں رہتے ہیں کہ ہمیں جو ہماری الیٹ ہوتی ہے یا جو رولنگ الیٹ ہے وہ تو اس تعاقب میں ہوتی ہے، بلکہ ان کے کان ترس جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ کہا جائے اور ہم ان کے لیے کریں۔ ایسا ہم نے جنرل مشرف صاحب کے دور میں دیکھا، جنرل ضیاء الحق کے دور میں دیکھا، اس کے بعد ماضی میں جتنی بھی حکومتیں آئی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم سے پوچھا نہیں جاتا، ہم سے مشاورت نہیں کی جاتی، بلکہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ ہمارے لیے کریں۔ تو یہ تو صورتحال ویسے ہی رہے گا۔ ایک مایوسی کی فضا ہے، وہ اس طرح ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہے اور عوام اس کے ساتھ ہے، اور پاکستان کی سیاست حکومت اس طرح چل نہیں رہی ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو کس طرح ڈیل کریں، چونکہ جو لوگ انہوں نے، میری خبر یہ ہے کہ جو ارینجمنٹ انہوں نے کیا تھا 8 فروری کے بعد، وہ ارینجمنٹ یا اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تشکیل دی تھی ان سے کچھ ہوا نہیں ان ٹرمز آف ڈیلیورنس، اور وہ لوگوں کا اعتماد بھی حاصل نہیں کر سکے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں یہ تو برحال ہے، لیکن بڑے کسی کانٹیکس میں کسی جگہ ہم بارگیننگ کرنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ ہماری معیشت قرضوں پہ چلتی ہے۔ یہاں پر ڈپلومیٹک کورس بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، وہ ایک ایک منٹ کی خبر دیتے ہیں کہ عوام کدھر ہے، یہ جو حکومتی ارینجمنٹ ہے یہ کس طرح، یہ ساری چیزیں وہ مانیٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ان کے بھی بہترین مفاد میں یہی ہے کہ اب پاکستان میں ایک ہی ادارہ ہے جو مضبوط ادارہ ہے، اس کے ساتھ عوام ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہے وہ ادارہ۔ تو عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے اس ادارے سے متنفر کروایا جائے، اور جتنی دیر عمران بند رہے گا لوگوں کے سینٹیمنٹ ادھر ہی جاتے ہیں خلاف، جس کی میں بات کر رہا تھا۔ یہ تو ایک بیسک چیز ہے ٹوورڈز چائنا۔ بالکل ڈونلڈ ٹرمپ نے 25% جو ہے وہ ڈیوٹی بڑھائی تھی اس کی گڈز کی۔ اگر میں اپنے ایک دوست کی شاپ میں، اس کو اے ایس گفٹ شاپس کہتے ہیں نیو یارک میں، جو سوینئر ہیں، وہ اس شاپ میں جب گیا تو وہاں جتنی بھی چیزیں تھیں، یہ سوال میں نے ان کو سے کیا کہ جتنی بھی چیزیں وہاں پر تھی جو سوینئر ہے نیو یارک کی، وہ میڈ بائی چائنا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو میڈ بائی چائنا نہ ہو۔ اسی طرح اگر میں ڈکی صاحب کی بات کروں یا دوسرے جو بے ہیں، ان کی جتنی گڈز آتی ہیں یا جو ان کی ساری جو وہاں سے جو پیکیجنگ کے لیے جو چیزیں منگواتے ہیں وہ امریکن منگواتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹورڈز چائنا جو پالیسی ہے اسی طرح کی جارحانہ پالیسی ہوگی، اسی طرح کی معیشت اپنی کو سنبھالنے کے لیے ہوگی۔ دوسری جو اہم بات ہے کہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے یہ جنگ وہ پرولونگ نہیں کر سکتے، اور یہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس وقت، ڈونلڈ ٹرمپ نے جیتنے کے بعد 2 لوگوں کے فون اٹینڈ کیے ہیں، ایک نریندر مودی کی ہے، فون اٹینڈ کیا ہے جنہوں نے پرسنلی ان کو مبارکباد دیا، اور دوسرا اسرائیلی وزیر اعظم کی پرسنلی کال کو ریسیو کیا، ان سے بات کی۔ باقی سب کے جو پیغامات ہیں وہ وصول ہوئے مبارکباد کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جیتنے کے بعد۔ تو جب ہم رشیا کی بات کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے، وہ رشیا کے ساتھ دوستی تو رکھنا چاہتے ہیں، لیکن چائنا کی جو گڈز ہیں وہ امریکہ کی اپنی مصنوعات کو، اپنے بزنس کو خراب کر رہی ہیں، تو یہ لگتا ہے کہ وہ ڈیوٹی زیادہ بڑھائیں گے، ان کی ایگریشن اسی طرح ہوگا۔ جب میں انڈیا کی بات کرتا ہوں تو انڈیا کے ساتھ ان کا سول نیوکلیر معاہدہ ہے اور وہ چائنا کے خلاف ہے۔ چائنا اسی لیے انڈیا کو زیادہ وہ خطے کے اندر توانا بنانا چاہتے ہیں، زیادہ طاقتور بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ چائنا ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور ہے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور توقع کی جا سکتی ہے۔ البتہ جو پینیٹریٹ کر گئی ہے عرب جو سوسائٹی ہے، یا عرب ووٹر ہے، یا عرب امریکن ہے، یا
अफ्रीकन अमेरिकन है या पाकिस्तानी अमेरिकन है, वो मैटर करते हैं बहुत ज्यादा कि वो किस तरह की लॉबिंग करते हैं, किस तरह पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं। तो इमरान खान की हद तक तो पाकिस्तानी जो है वहां भी जुबिलेशन में है, पाकिस्तान में जी। भी जुबिलेशन में है। उन्हें एक ही होप है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप मैसेज करे और इमरान खान छूट जाए, वो रिहा हो जाए, क्योंकि जुल्फी बुखारी के डायरेक्ट ताल्लुकात है डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ। तो पहला जो दौरा हुआ था उसमें जी। हमने देखा था कि बहुत करीब चीजें हुई हुई थी। लेट्स होप कि एक नई बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन आई है, लेकिन कुछ अपने लिए हासिल करने के लिए अपने घर को इन ऑर्डर करना पड़ता है, अपनी बिल्कुल, मैशत आप को सही देखना कह रहे पड़ता हैं। है। यही शराज बात। खान साहब, बहुत माज़रत के साथ शो का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बड़ा अहम नुक्ता आप उठा रहे थे, इसके ऊपर हम अपने आने वाले शोज़ में बात करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।